विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें आज हमने उत्तर भारत के पूर्व मध्यकालीन राजवंशों के अंतर्गत पढ़ना है जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड के चंदेल। जेजाक भुक्ति मतलब बुंदेलखंड के चंदेल। कविता तो सुनी होगी, बुंदेले हर बोलो के मुंह से। हमने सुनी, कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उनका जो क्षेत्र था वो बुंदेलखंड था, है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। तो झांसी वाला रीजन भी जो है बुंदेलखंड में पड़ता है, ठीक है। तो ये जो चंदेल वंश है, इस वंश का संस्थापक जो था वो नन्नुक था। कौन? वैसे चंद्रवर्मन भी नाम मिलता है इसका, लेकिन जो सामान्य नाम है वो नन्नुक है। 831 ईस्वी में नन्नुक ने जेजाक भुक्ति के चंदेल वंश की स्थापना की। इनकी जो राजधानी थी वो थी खजुराहो। वहां खजुराहो पहले कालिंजर थी, धंगदेव द्वारा उसको स्थापित किया गया। कहां पर? खजुराहो में। जब भी आपसे सबसे ज्यादा बार पूछा गया जो प्रश्न है वो ये, खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए? चंदेलों ने बनवाए। किसने बनवाए? चंदेलों ने बनवाए, ठीक है। तो राजधानी पहले कालिंजर थी, बाद में धंगदेव द्वारा खजुराहो स्थापित की गई। जेजाक भुक्ति के जो चंदेल थे वो प्रतिहारों के सामंत थे। इनके गुर्जर प्रतिहार जो पढ़े हैं आपने, तो उसमें प्रतिहारों के सामंत थे। जो चंदेल जो स्वतंत्र हुए वो यशोवर्मन के शासनकाल में हुए। यशोवर्मन के शासनकाल में चंदेलों ने अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर दी, यानी प्रतिहारों के सामंती से क्या हो गए? मुक्त हो गए, ठीक है। चंदेलों के जो प्रसिद्ध नगर थे वो महोबा था, कालिंजर और खजुराहो। ये तीन नगर जो हैं ये प्रसिद्ध थे। आज भी अगर आप उस तरफ अगर घूमने जाओगे तो महोबा, कालिंजर और खजुराहो में आपको अपने आप ही इतिहास की झलक दिखेगी, है ना। प्राचीन इमारतें दिखेंगी, मंदिर दिखेंगे। अगला, महोबा जो राजधानी थी वो यशोवर्मन की थी। महोबा यशोवर्मन 925 से 950 ईस्वी तक शासन करता है यशोवर्मन। उसके समय में जो राजधानी थी वो महोबा थी। वंश का जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था वो धंगदेव था। चंदेलों में सबसे शक्तिशाली शासक कौन? धंगदेव। इसने 950 से लेकर 1002 ईस्वी तक शासन किया। खजुराहो के मंदिर जो बनवाए वो किस किसने बनवाए? तो चंदेलों ने बनवाए। तो सामान्य उत्तर होता है, लेकिन जिन राजाओं ने काम करवाया चंदेलों के मंदिर पर, खजुराहो के मंदिर पर, उसमें चंदेल शासक यशोवर्मन, अगला विद्याधर चंदेल, धंगदेव और मदन वर्मन। ये चार लोगों के नाम याद रखने हैं आपने। यशोवर्मन, विद्याधर चंदेल, धंगदेव और मदन वर्मन, ठीक है। तुर्क आक्रमणकारियों के विरुद्ध जयपाल को किसने सहायता दी थी? तो धंगदेव और गंडदेव ने दी थी। जब तुर्क आक्रमण हुआ इस क्षेत्र में, जयपाल को किसने सहायता दी? धंगदेव और गंडदेव ने। चंदेल वंश का जो अंतिम महान राजा था वो परमार्दी था। कौन था? परमर्दी या परिमल भी बोलते हैं इसको, परमर्दी या परिमल। इसने 1162 से लेकर 1202 ईस्वी तक शासन किया। इतना समझ में आ गया। अब चंदेलों की उत्पत्ति के संदर्भ में पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई की एक किताब है पृथ्वीराज रासो, उसमें और जो चंदेल लेख है उसमें बताया गया है कि ऋषि अत्रि के संयोग से चंद्रात्रेय ऋषि का जन्म हुआ। अत्रि के संयोग से, अत्रि सुना है? कौन अत्रि? कौन? अनसुया, माता अनसुया के जो पति थे वो कौन थे? ऋषि अत्रि थे। इनका आश्रम भी है आपके चमोली में, अगर आप जाएंगे तो अत्रि मुनि आश्रम, अनसुया माता टेम्पल, अत्रि फॉल, ये कहाँ मिलेगा आपको? चमोली में। मंडल से जब आप ऊपर जा रहे होंगे तो जो जंगलात वाला रास्ता है, कहाँ के लिए? पंच केदारों में से एक रुद्रनाथ के लिए, तो उसके बीच में पड़ता है कौन? अत्रि फॉल, ठीक है। तो चलो जी, तो पृथ्वीराज रासो और चंदेल लेखों में बताया गया कि ऋषि अत्रि के संयोग से चंद्रातेय ऋषि का जन्म हुआ। इसी चंद्रातेय ऋषि की संतान कालांतर में चंदेल कहलाए। चंद्रमा से संबंधित होने के कारण ये चंद्रवंशी क्षत्रिय माने जाते हैं। अब ये भाई ध्यान रखना थोड़ा, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, है ना। तो चंद्रवंशी क्षत्रिय माने जाते हैं। राजपूतों के 36 कुलों में चंदेलों का नाम मिलता है। राजपूतों के जो 36 कुल हैं उसमें चंदेलों का नाम मिलता है। चंदेलों के राज्य को जेजाक भुक्ति कहा जाता है। और इस संदर्भ में जो महोबा से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है उससे पता चलता है कि चंदेल वंश के तीसरे शासक जय शक्ति ने अपने द्वारा शासित प्रदेश जेजा या जेज्जा का नामकरण अपने नाम पर जेजाक भुक्ति ठीक उसी प्रकार किया जिस प्रकार राजा पृथु के नाम पर पृथ्वी का नामकरण किया गया। तो मैंने आपको बता रखा कि पृथ्वी का नाम राजा पृथु के नाम पर है। पृथु ने एक रात में पृथ्वी जीती की पूरी। ऐसा किसमें मिलता है?
जो पुराने धर्म ग्रंथ है उनमें मिलता है कि राजा पृथु ने एक रात में पृथ्वी जीती, इसलिए पृथ्वी का नाम पृथु के नाम पर पड़ता है। ऐसे ही जो महोबा का लेख है उसमें बताया गया है कि चंदेल वंश के तीसरा शासक जय शक्ति ने क्या कर दिया, जेजा या जेजा का नामकरण अपने नाम पर जेजाक भुक्ति कर दी। इतना समझ में आ गया। कालांतर में बुंदेलों के नाम पर इसे बुंदेलखंड कहा गया। कालांतर में बुंदेलों के नाम पर इसे क्या कहा गया, बुंदेलखंड कहा गया। इस वंश के इतिहास को जानने के जो प्रमुख स्रोत हैं वो जो चंदेल शासकों द्वारा जारी अभिलेख हैं और साहित्यिक साक्ष्य हैं। इसमें क्या है कि एक धंग ने धंग का जो खजुराहो से 2 लेख मिले हैं। धंग राजा है, राजा धंग के खजुराहो से प्राप्त 2 लेख। ऐसे ही मदन वर्मा का मऊ प्रस्तर अभिलेख, तो मऊ 2 है, एक उत्तर प्रदेश में है और एक मध्य प्रदेश में है। MHOW मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर, ये मध्य प्रदेश में है आपका। यहाँ पर 3 स्कूल हैं उनके, कौन कौन से, एक इन्फेंट्री के लिए है, एक टेलीकम्युनिकेशन के लिए है और तीसरा वॉर स्कूल है ना, आर्मी वॉर स्कूल। ये तीनों कहां पर पढ़ते हैं, MHOW जो कि मध्य प्रदेश में है। और एक मऊ जो है आपका, ये कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। तो मदन वर्मा का मऊ प्रस्तर अभिलेख जो कि उत्तर प्रदेश वाला है, ठीक है। एक महोबा लेख, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे साथ ही कृष्ण मित्र की प्रबोध चंद्रोदय एक किताब है, कृष्ण मिश्र ने लिखी है, प्रबोध चंद्रोदय। ऐसे ही चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो, और एक जगनीक ने लिखी है किताब आल्हा खंड। किसने लिखी, जगनीक ने। ये उत्तरांचल का क्वेश्चन है, ये जगनीक वाला। आल्हा खंड किसने लिखी, आंसर जगनीक ने, ठीक है। इससे चंदेल वंश संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो मैंने कहा कुछ अभिलेखों से और कुछ साहित्यिक साक्ष्यों से। साहित्यिक साक्ष्यों में मैंने बता दिया प्रबोध चंद्रोदय जिसे कृष्ण मिश्र ने लिखा है, दूसरा पृथ्वीराज रासो जिसे चंद्रबरदाई ने लिखा है, और आलाखंड जिसे जगनीक ने लिखा है। तो मैंने कहा जगनीक वाला जो क्वेश्चन है वो उत्तराखंड पीसीएस में पूछा जा चुका है काफी पहले, ठीक है। 9वीं शताब्दी में चंदेल राज्य की स्थापना नन्नुक ने की थी। इस वंश के आरंभिक शासकों में वाकपति, जयशक्ति, विजयशक्ति, राहिल और हर्षदेव थे। यशोवर्मन जो कि 930 से 950 ईस्वी तक था, धंगदेव जो कि 950 ईस्वी से 1002 ईस्वी तक था, गंडदेव और विद्याधर, ये इस वंश के शक्तिशाली शासक हुए। इनके बारे में विशेष पढ़ना है हमने। विद्याधर के बाद इस वंश में अनेक शासक हुए, जैसे विजयपाल हुआ, देववर्मन हुआ, कीर्तिवर्मन हुआ, सलक्षण वर्मन हुआ, जयवर्मन, पृथ्वीवर्मन, मदन वर्मन, ये सब हुए, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चंदेल वंश का अंतिम महान राजा परमर्दी था, या परिमल भी बोलते हैं इसको, परमर्दी या परिमल, जो कि 1162 से 1202 ईस्वी तक था। इस वंश के प्रमुख शासकों व उसकी उपलब्धियों का विवरण बता रहा हूं मैं। तो सबसे पहले हर्षदेव, 900 से 925 ईस्वी। खजुराहो लेख में हर्षदेव को परम भट्टारक की संज्ञा प्रदान की गई है। इसने राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के आक्रमण के पश्चात प्रतिहार नरेश महिपाल को पुनः कन्नौज प्राप्त करने में सहायता प्रदान की थी। किसने, हर्षदेव, 900 से 925, ठीक है। परम भट्टारक इसकी उपाधि है। उसके बाद आता है यशोवर्मन जो कि 925 से 950 ईस्वी तक शासन करता है। सर्वप्रथम इसने प्रतिहार नरेश देवपाल से कालिंजर का दुर्ग जीता। खजुराहो लेख में वर्णित है कि उसने कलिंद और जहनु की पुत्रियों यमुना और गंगा को बारी बारी से अपना क्रीड़ा सरोवर बनाया। कालिंद की जो पुत्री है वो यमुना है और जहनु की जो पुत्री है वो गंगा है। कालिंद इसलिए कालिंदी भी कहा जाता है, ठीक है। कालिंद की पुत्री यमुना और जहनु की पुत्री गंगा को बारी बारी क्रीड़ा सरोवर बनाया। इसने प्रयाग को विजित किया। इसने खजुराहो में विष्णु मंदिर यानी लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया तथा प्रतिहार शासक देवपाल से प्राप्त बैकुंठ की मूर्ति को उसमें स्थापित किया। इसने कलचुरी नरेश युवराज प्रथम को भी पराजित किया। उसके बाद आता है धंगदेव जो कि 950 से 1002 ईस्वी तक शासन करता है। इसे चंदेलों का वास्तविक स्वाधीनता का जन्मदाता माना जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चंदेलों की वास्तविक स्वतंत्रता का जन्मदाता किसे माना जाता है, स्वाधीनता का जन्मदाता किसे माना जाता है। आंसर धंगदेव, 950 से 1002 ईस्वी। सर्वप्रथम धंगदेव ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय ग्वालियर की विजय थी। इसकी 1036 ईस्वी के सास बहू
सास बहु मतलब सहस्त्र बाहु, लेख के अनुसार। अब देखो ना, सहस्त्र बाहु था उस अभिलेख का नाम, उसको आधुनिक समय में क्या बोलते हैं, सास बहु। क्योंकि सहस्त्र बाहु बोलने में क्या होता है, थोड़ा बल लगाना पड़ता है, तो सास बहु बोल दिया। तो सहस्त्र बाहु लेख के अनुसार कछवाहा शासक वज्रदमन के प्रतिहारों से ग्वालियर को जीता, परंतु उसे चंदेलों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। धंग ने वाराणसी को जीता, इसने अपनी राजधानी कालिंजर के स्थान पर खजुराहो को बनाया। तो राजधानी को कालिंजर के स्थान पर खजुराहो को बनाने वाला शासक कौन था? आंसर धंगदेव था, जो कालांतर में चंदेलों की राजधानी बनी रही। यानी पुरानी राजधानी इनकी कालिंजर थी और धंगदेव ने अपनी राजधानी कहाँ ले गया? खजुराहो ले गया। इतना समझ में आ गया? यह शैव मतानुयायी था, यानी धंगदेव जो था वो शैव मतानुयायी था, परंतु जैन मंदिरों का भी निर्माण करवाया और जैनियों को दान दिया। खजुराहो में जिन्ननाथ और वैद्यनाथ मंदिर एवं विश्वनाथ मंदिर निर्मित करवाया। तो 3 मंदिर इंपॉर्टेंट है, एक हो गया आपका जिन्ननाथ, दूसरा हो गया वैद्यनाथ, तीसरा हो गया विश्वनाथ। ये मंदिर किसने निर्मित करवाए? धंगदेव ने, क्योंकि शैव था। तो जो वैद्यनाथ है और विश्वनाथ जो मंदिर है शिव के मंदिर है, भगवान शिव के। खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण धंगदेव ने कराया था। अंततः प्रयागराज के संगम तट पर रुद्र का ध्यान करते हुए इसने अपने प्राणांत किए, अपने प्राणों का अंत कर दिया। तो अब देखो फिर दोबारा प्रयागराज जा रहे हैं क्या? अपने शरीर को छोड़ने कहां जा रहे हैं? प्रयागराज में। इसने हिंदू शाही शासक जयपाल द्वारा निर्मित संघ में भी भाग लिया था। इसके मंत्री प्रभास और न्यायाधीश भट्ट यशोधर अपनी विद्वता के लिए विख्यात थे। तो मंत्री प्रभास और न्यायाधीश भट्ट यशोधर का नाम याद रखना है। इसके समय में थे? आंसर धंगदेव के समय में थे। उसके बाद आता है गंडदेव, 1002 से 1019 तक। यह भी एक शक्तिशाली शासक था। इसने अपने पिता द्वारा निर्मित साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा और इसी के समय चित्रगुप्त नामक सूर्य मंदिर निर्मित हुआ। चित्रगुप्त नामक सूर्य मंदिर निर्मित हुआ। कौन सा? अधिकतर लोग सोचते हैं कि यमराज के साथ जो हिसाब किताब करने वाले वह हैं चित्रगुप्त, उनका मंदिर है, बट सूर्य मंदिर है ये। चित्रगुप्त का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? आंसर गंडदेव ने बनवाया। और कब का है ये? 1002 से 1019 के आसपास बनवाया, कहीं बीच में। उसके बाद विद्याधर आते हैं। विद्याधर चंदेल जो है 1019 से 1029 तक शासन करते हैं। मुस्लिम लेखक इसका उल्लेख नंद और विदा नाम से करते हैं। इब्न उल अतहर उसे सबसे शक्तिशाली शासक बताता है। इब्न उल अतहर और दूबकुंड अभिलेख से ज्ञात होता है कि विद्याधर ने प्रतिहार शासक राज्यपाल को महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना न करने के कारण उसकी हत्या कर दी। राज्यपाल की हत्या 1019 ईस्वी में ग्वालियर के सामंत अर्जुन ने की थी। किसने? ग्वालियर के सामंत अर्जुन ने की थी। इस घटना से क्षुब्ध होकर महमूद गजनवी स्वयं विद्याधर के विरुद्ध 1019 से 1020 और 1021 से 1022 में आक्रमण किया, परंतु दोनों शक्तियों में कोई प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ। महमूद ने ग्वालियर और कालिंजर दुर्ग का घेरा डाला, परंतु जीतने में सफल न हो सका। कालिंजर दुर्ग तत्कालीन समय का अभेद्य किला माना जाता था। कालिंजर को तो बहुत लंबे समय तक अभेद्य माना गया। क्या माना गया? यानी ऐसा किला जिसको जीतना बड़ा मुश्किल था। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि जो प्रतिहार शासक राज्यपाल था, जब महमूद गजनवी ने उस पर आक्रमण किया था, किस पर? प्रतिहार शासक राज्यपाल पर, तो वो अपनी राजधानी छोड़कर कहीं और भाग गया था, चला गया था। और इसने उस पर आरोप लगाया, किसने? विद्याधर चंदेल ने, कि तू भागा क्यों। और बाद में क्या हुआ? बाद में हालांकि विद्याधर को नहीं जीत सका, लेकिन कहीं ना कहीं संधि करनी पड़ी विद्याधर चंदेल को भी। किसके साथ? किसके साथ भाई? किसके? महमूद गजनवी के साथ। इतना समझ में आ गया? विद्याधर ने परमार शासक भोज और कलचुरी नरेश गांगेयदेव को भी पराजित किया था। तो भोज को पराजित करने वाला, परमार शासक भोज को पराजित करने वाला चंदेल शासक कौन था? तो विद्याधर चंदेल था। चंदेल लेखों में वर्णित है कि भोज और गांगेयदेव शिष्य के समान डरकर विद्याधर की पूजा करते थे। कुछ तो बड़ा चढ़ा कर भी लिखा जाता है। भोज भी ऐसा नहीं है कि शक्तिशाली शासक था, वो भी है ना, लेकिन विद्वान था, ज्यादा उसे विद्वता के लिए जाना जाता है। ऐसे ही विजयपाल, इसने 1029 से 1050 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद देववर्मन 1050 से 1060 ईस्वी तक शासन किया। विद्याधर के पश्चात चंदेलों की स्थिति में ह्रास हुआ। इन दोनों शासकों ने कलचुरी नरेश, गांगेयदेव और कर्ण की अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद कीर्तिवर्मन हुआ 1060 से 1100 ईस्वी। इसने चंदेलों को कलचुरियों से स्वतंत्र कराया।
इसलिए इसे चंदेल वंश का पुनरुद्धार करता माना जाता है। इसके बाद सुलक्षण वर्मन, जयवर्मन, पृथ्वीवर्मन, मदन वर्मन राजा हुए। इस वंश का अंतिम प्रभावशाली राजा जो था वो परमर्दी देव हुआ। कौन हुआ? परमर्दी देव। परमर्दी देव ने 1165 से लेकर 1203 ईस्वी तक शासन किया। इसे परिमल के नाम से भी जाना जाता है, परमर्दी देव या तो चंदेल वंश का अंतिम शासक परमर्दी देव या परिमल। इसे इसके महोबा लेख में दशार्णाधिपति कहा गया है। दशार्णाधिपति परमार्दी देव और चहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय से संघर्ष हुआ 1182 के आसपास। पृथ्वीराज ने महोबा पर अधिकार कर लिया। इसी युद्ध में परमार्दी देव ने वीर सेनापति आल्हा और उदल वीर गति को प्राप्त हुए। अब इसमें परमार्दी देव उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इसके सेनापति इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन बना यूपीएससी ने या उत्तर प्रदेश ने जो बनाया, उन्होंने बनाया आल्हा और उदल नामक दो वीर योद्धा किसके समय के थे? आंसर परमर्दी देव के वीर सेनापति थे। कौन? आल्हा और उदल। ये वीर गति प्राप्त कर ली थी इन्होंने। तो मैंने बता दिया कि पृथ्वीराज के साथ लड़ाई हुई, पृथ्वीराज चौहान के साथ, और परमर्दी देव के साथ भी लड़ाई, पृथ्वीराज चौहान के साथ इसकी लड़ाई हुई। ठीक है, अच्छा जी। पृथ्वीराज के लौटने के पश्चात परमर्दी देव ने महोबा पर पुनराधिकार कर लिया, परंतु 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने परमर्दी देव को पराजित करके कालिंजर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। कालिंजर वही दुर्ग है जो कि अजेय था, अभेद्य था, पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पर अधिकार कर लिया। उसी दुर्ग में परमर्दी देव का देहांत हो गया, कालिंजर में। ठीक है, परमर्दी देव का उत्तराधिकारी त्रैलोक्य वर्मन हुआ। 13वीं शताब्दी तक चंदेल राजा का अस्तित्व बना रहा और अंततः 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन की यहाँ पर सल्तनत की सत्ता स्थापित हो गई। इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो थोड़ा दिल्ली के बारे में जान लीजिए। दिल्ली जो है वो, दिल्ली नगर का प्राचीनता जो है वो महाभारत काल तक जाती है। दिल्ली के बारे में बता रहा हूं हल्का सा। उस समय इसे पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ यानी इंद्रदेव के नगर के नाम से जाना जाता था। दिल्ली का जो वास्तविक नाम है वो दिल्ली का है। दिल्ली का या दिल्ली का, दिल्ली का या दिल्ली का। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 12वीं शताब्दी में उदयपुर से प्राप्त शिलालेख में किया गया है। दिल्ली नाम के संदर्भ में कोई स्पष्ट विवरण नहीं मिलता है। संभवतः दिल्ली का नाम ढिल्लू नामक प्राचीन राजा या देहली चौखट प्रवेश द्वार सिंधु यमुना समतट भूमि समभूमि से पड़ा। तो नाम क्या था? ढिल्लू। नाम क्या था? ढिल्लू। फिर और देहली, ये सब नाम जो है वो क्या है? दिल्ली के पुराने नाम है। चंद्रप्रदाय की पृथ्वीराज रासों में तोमर राजा अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया। तो दिल्ली का संस्थापक कौन था? आंसर अनंगपाल तोमर था। अनंगपाल ने यहाँ पर लाल कोट, लाल किला नामक किला बनवाया 1060 ईस्वी में। कब? 1060 ईस्वी में लाल कोट नामक किला किसने बनवाया? आंसर अनंगपाल तोमर ने बनवाया। कालांतर में चहमान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने तोमर राजाओं से दिल्ली हस्तगत कर लिया। पृथ्वीराज तृतीय ने लाल कोट का विस्तार कर राय पिथौरा नामक किला निर्मित करवाया। तो राय पिथौरा का किला मैंने बता दिया आपको, कुतुब मीनार के ही अगल बगल कहीं मिलेगा। ठीक है, बाद में दिल्ली पर तुर्कों का अधिकार हो गया। दिल्ली अपने आधुनिक स्वरूप में आने से पूर्व 7 बार उजड़ी और 7 बार बसी। 7 बार उजड़ी और 7 बार बसी। पहली दिल्ली जो है अनंगपाल द्वारा निर्मित लाल कोट, पृथ्वीराज तृतीय द्वारा निर्मित राय पिथौरा यानी मेहरौली। पहली दिल्ली जो है आज उसको क्या बोलते हैं? मेहरौली, क्योंकि कुतुब मीनार कहाँ है? मेहरौली में है। मेहरौली के अगल बगल आपको अनंगपाल का लाल कोट भी मिलेगा। लाल कोट, कोट मतलब किला, कोट मतलब किला, लाल कोट भी मिलेगा। और पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज थर्ड द्वारा निर्मित राय पिथौरा का किला भी मिलेगा। यहीं पर आपको पहली मस्जिद, भारत की पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी मिलेगी, जिसको किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। दूसरी दिल्ली जो बसाता है वो अलाउद्दीन खिलजी बसाता है, जिसको सीरी फोर्ट कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सीरी फोर्ट। 1303 ईस्वी में नई दिल्ली के अंदर ही सीरी एक जगह पड़ती है, वहां पर ये क्या करता है? सीरी का किला बनवाता है। तीसरी दिल्ली जो है गयासुद्दीन तुगलक बसाता है, तुगलकाबाद। तीसरी दिल्ली किसे कहते हैं? तुगलकाबाद को। चौथी दिल्ली जो है वो जहांपनाह नामक नगर, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक बसाता है। तो जहांपनाह नामक नगर किसने, देखो मिडिवल में पढ़ना हमने ये सब कुछ, इसको यहीं पे याद कर लो। जहांपनाह नामक नगर किसने बसाया? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सी दिल्ली? चौथी दिल्ली। पांचवी दिल्ली बसाता है फिरोज शाह तुगलक, कोटला फिरोज शाह। कोटला फिरोज शाह। यहाँ पे क्रिकेट का मैदान भी है मेरे ख्याल से, है ना?
और ये वही जगह है जहां पर HRA का नाम बदलकर HSRA किया गया था। क्रांतिकारियों की गुप्त बैठक हुई थी 1928 में, क्योंकि HRA तो 1924 में बन गया था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1928 में जाकर उसका नाम जो किया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, उनकी बैठक यहीं पर हुई थी कोटला फिरोज शाह के किले में। ठीक है, गुप्त बैठक। इसको 5वीं दिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 5वीं दिल्ली। 6वीं दिल्ली जो है शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित पुराना किला, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित पुराना किला, और हुमायूं द्वारा निर्मित दीन पनाह नामक नगर। हुमायूं द्वारा निर्मित दीन पनाह, इसको बोलते हैं 6वीं दिल्ली। तो जब बिल क्लिंटन आया था यहाँ पे, अमेरिका का राष्ट्रपति, तो उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह जो दिल्ली में मानी गई वो पुराना किला था। कौन सा? नाम है पुराना किला, लेकिन क्या है, आज भी दिल्ली में सबसे सुरक्षित जो माना, जो अमेरिकन एजेंसीज थी, तो उसका जो फंक्शन हुआ था वहीं पर हुआ था, पुराने किले में। समझ में आ गया? तो पुराना किला कहाँ, किसके द्वारा निर्मित? शेरशाह सूरी के द्वारा निर्मित। फिर उसके बाद मैंने कहा हुमायूं के द्वारा निर्मित कौन सा? दीन पनाह नामक नगर। ये 6ठी दिल्ली में आते हैं। 7वीं दिल्ली शाहजहां के द्वारा बसाई गई, जिसको शाहजहानाबाद बोलते हैं, जहाँ पे लाल किला रेड फोर्ट है, उस जगह को क्या बोलते हैं? शाहजहानाबाद। ठीक है, और जो रेड फोर्ट है वहां पर, उसको बोलते हैं किला ए मुबारक। उसका नाम क्या है वैसे, लेकिन रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, इसलिए उसको लाल किला बोल देते हैं आम भाषा में, बट उसका नाम वैसे क्या है? किला ए मुबारक। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि लाल किले का वास्तविक नाम क्या है? किला ए मुबारक। लाल किला कहाँ है? शाहजहानाबाद में। अच्छा, ब्रिटिश काल में क्या हुआ कि 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई। 1911 में सुना होगा आपने कि बोला गया भी कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी। ये घोषणा हुई, खाली हुई नहीं, सिर्फ घोषणा हुई। 2 घोषणाएं हुई थी। एक भंग जो विभाजन था उसको रद्द कर दिया गया। कर्जन ने क्या किया था? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था, उसको रद्द कब किया गया? 1911 में। दूसरा बोला गया था कि कलकत्ता से राजधानी दिल्ली आएगी। ठीक है, तो उसके लिए फिर निर्माण कार्य शुरू होने लगे। तो फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि फिर वाइसरॉय के लिए हाउस बनाना था भाई। वाइसरॉय हाउस तो बहुत बाद में जाके बना, लेकिन क्या हुआ कि 1912 में ही जल्दबाजी में दिल्ली को राजधानी बना दिया गया। और ये वही समय है जब लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका जाता है ना। रासबिहारी बोस की एक योजना थी, उसमें बसंत कुमार, अवध बिहारी और बहुत सारे क्रांतिकारी युवा लड़के थे उसमें। उन्होंने क्या किया? लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका, जबकि वो अपनी बुग्गी में जा रहा था, राजधानी परिवर्तन का कार्यक्रम चल रहा था। ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंग बम कांड भी कब होता है? 1912 में होता है। राजधानी जो स्थानांतरित होती है दिल्ली, वो 12 में। तो ध्यान रखना, घोषणा 11 में और राजधानी स्थानांतरित 12 में। इतना समझ में आ गया? ठीक है। फिर दिल्ली को डिजाइन करना पड़ता है भाई, तो इसलिए बोलते हैं कि लुटियंस दिल्ली, एडवर्ड लैंडसी लुटियंस ने डिजाइन किया फिर दिल्ली को। किसने? लुटियंस ने दिल्ली को डिजाइन किया, इसीलिए दिल्ली को बोलते हैं लुटियंस दिल्ली। समझ में आ गया? फिर वाइसरॉय के लिए हाउस बनाया गया, जिसको वाइसरॉय हाउस बोलते हैं, जिसको आज हम राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? रायसीना हिल्स। क्या बोलते हैं? रायसीन की पहाड़ियों के ऊपर है कौन? राष्ट्रपति भवन। अब आप बोलोगे पहाड़ी तो हमें दिखती नहीं, तो चढ़ाई देखी है, वो घिस चुकी है पहाड़ी, क्योंकि वो अरावली का ही बड़ा हुआ रूप है। कौन? रायसीना हिल्स। तो उसके ऊपर बनाया गया किसको? वाइसरॉय हाउस को। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वो राष्ट्रपति भवन बन गया। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया कि उस वाइसरॉय हाउस में पहला व्यक्ति कौन था जो गया था अंदर? लॉर्ड इरविन था। 1929 28-29 के आसपास रहा होगा। और गांधी इरविन पैक्ट भी वहीं हुआ था शायद। गांधी इरविन पैक्ट कहां पर हुआ था? वाइसरॉय हाउस में हुआ था, राष्ट्रपति भवन के अंदर हुआ था। क्लियर हो गया? अच्छा, आपसे अगर पूछेंगे कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। नई दिल्ली वो क्षेत्र है जहां पर संसद भवन, ये सारे राष्ट्रपति भवन और जितने भी एम्बेसीज वगैरह हैं, वो है नई दिल्ली। दिल्ली का भी अगर आप देखेंगे तो दिल्ली का भी काफी बड़ा डिवीजन है। एनसीआर का क्षेत्र बड़ा है ना। और जो नई दिल्ली है उसका एक पर्टिकुलर एरिया, वही राजधानी है देश की। तो समझ में आ गया? मतलब शाहजहानाबाद नहीं है राजधानी। राजधानी क्या है? नई दिल्ली। कौन सी? नई दिल्ली। ठीक है। इसके बाद मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा त्रिपुरी के कलचुरी चेदी वंश के बारे में।